मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस विषय का नाम जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ सामने लिखा हुआ है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। कुछ दिनों से मेरे पास फ़ोन भी आ रहे थे, मैसेज भी आए थे कि सर राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, विशेषकर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, संकटकालीन शक्तियों के विषय पर चर्चा की जाए। मैं इसी विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ है। प्यारे बच्चों, भारत के संविधान में व्याख्या व्यवस्था की गई है कि भारत संघ का एक राष्ट्रपति होगा जो कार्यपालक प्रमुख होगा। उसको संविधान में 2 प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। एक जो शक्ति है वो शांति के काल में, और दूसरी जो शक्ति है उसको वो आपातकाल में या संकट के काल में। इन्हीं को हम राष्ट्रपति के कार्य भी कह सकते हैं। तो अगर शांति के काल में चर्चा करें, बात करें, तो शांति के काल में राष्ट्रपति को जो कार्य करने होते हैं वो सबसे पहले प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति करना, अन्य प्रकार की भी नियुक्तियां, जैसे राज्यों में राज्यपाल की नियुक्तियां करना, राजदूत विदेशों में नियुक्त करना, महालेखाकार, महान्यायवादी, इनकी नियुक्तियां करना। इसके अलावा विधायी कार्य भी होते हैं, सदन को आहूत करना, भंग करना, आम चुनाव के पहले और वर्ष में एक बार दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को सत्र को संबोधन करना। न्यायिक शक्तियां भी उसके पास हैं। राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, और अंतिम न्याय का जो स्रोत है, क्षमा याचना का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। ये तो बच्चों राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां, शांति काल में शक्तियां हैं। लेकिन हमारे संविधान में राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां या संकटकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब आपातकाल है क्या? शांति के समय में कुछ एक संकट की वो घड़ी या आपात की वो बेला आ जाती है जिसको निपटने के लिए राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दी गई हैं। उन्हें ही हम आपातकाल के नाम से जानते हैं, आपाती शक्तियां। अब हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं, ऐसे ही विश्व के अन्य संविधानों में भी अपने कार्यपालक प्रमुख को भी शक्तियां प्रदान की गई। जैसे अगर इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ एक राष्ट्रीय सरकार गठन हो जाता है। अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रपति को असीमित अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे भारत में भी राष्ट्रपति को संकट के काल में 3 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। तो आज हम बच्चों उन्हीं पर चर्चा करेंगे, और मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि क्लास में आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठें, जिससे आप यहाँ पर चर्चा में कुछ जो बिंदु महत्वपूर्ण हैं उन पर आप चर्चा भी कर सकते हैं। तो आइए अब अपन सफर शुरू करते हैं राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का। तो जो राष्ट्रपति को सबसे पहले हमारे संविधान में शक्तियां मिली हैं, उनमें जो सबसे पहली शक्ति है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रपति को जो अधिकार प्राप्त है वो है राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाए कि किसी बाह्य आक्रमण से या देश में सशस्त्र विद्रोह से राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है।
लेकिन इसके लिए एक व्यवस्था और बाद में संविधान संशोधन के द्वारा की गई है कि ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रपति महोदय को मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति चाहिए। राष्ट्रपति की किसी की सलाह पर नहीं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ने सलाह दे दी और वो क्या कर देगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा देगा, नहीं। इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। और यदि संसद का सत्र चल रहा है तब तो ठीक है, यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है तब ऐसी स्थिति में 1 माह के भीतर राष्ट्रपति को संसद द्वारा अनुमति लेनी होगी। अब प्रश्न इसमें यह आ गया, मान लो कभी लोकसभा भंग हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बच्चों जानते ही हैं कि राज्यसभा निरंतर चलने वाला सदन है, अनवरत सदन है। ऐसी स्थिति में हमें राष्ट्रपति महोदय को ऐसी स्थिति में राज्यसभा से अनुमति लेनी होगी और जब आम चुनाव हो जाएंगे, लोकसभा चलन में आ जाएगी तो लोकसभा से भी अनुमति लेनी आवश्यक होगी। अर्थात मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर 1 माह के भीतर राष्ट्रपति को यह अनुमति लेनी होगी और एक बार अनुमति संसद 6 माह के लिए प्रदान करेगी और हर 6 माह के भीतर अगला अगर राष्ट्रपति को बढ़ाना है तो राष्ट्रपति महोदय को यह अनुमति लेनी आवश्यक होगी। दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि अब यह आपातकाल कितने बार चलन में आया। तो बच्चों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया गया। नंबर अगर इसमें बात करें, एक 1962 भारत चीन युद्ध के समय सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय। नंबर 2 अगर बात करें जब आपातकाल लगाया गया भारत में, वो 1971 में। भारत पाक युद्ध के समय। ये दोनों युद्ध काल में लगाए गए। नंबर 3 जो तीसरा लगाया गया वो 1975 में लगाया गया। तब तो कोई युद्ध भी नहीं हो रहा था। श्रीमती इंदिरा गांधी को, जो प्रधानमंत्री थी, उनको ऐसा लगा कि देश की राष्ट्रीयता को, देश के अंदर खतरा है और उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की 1975 में घोषणा कर दी गई थी आंतरिक अशांति के आधार पर। इसको बोलते हैं आंतरिक अशांति, जिसकी विपक्षी दलों ने बहुत कड़ी निंदा की। विपक्षी के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया उस समय। तब से व्यवस्था की गई मंत्रिमंडल द्वारा कि अब राष्ट्रपति को लिखित में और आंतरिक अशांति शब्द को उस समय हटाकर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया। जो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाए कि किसी बाह्य आक्रमण या देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर या किसी क्षेत्र विशेष में सशस्त्र विद्रोह हो रहा है और जिससे राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा उत्पन्न हो रहा है, ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये तो आपको मैंने बता दिया कि 3 कंडीशन हो गई, वो 3 बार लगाया गया। कंडीशन मैंने आपको बताई दी क्या। लेकिन प्रश्न अभी आता है कि आपातकाल लगने के बाद क्या हो जाता है। ये तो आपने पढ़ लिया, आपातकाल 352 अनुच्छेद के अंतर्गत व्यवस्था की गई राष्ट्रीय आपातकाल की। फिर होता क्या है, ये आपको थोड़ा सा विशेष पढ़ना पड़ेगा कि इससे होता क्या है। इससे बच्चों बहुत इसके जो परिणाम है, जो लगने के बाद वो हमारी क्या कहते हैं, देश के अंदर रहने वाले नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन होता है। सबसे पहले हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। तो नंबर 1 तो क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। नंबर 2 क्या हो जाएगा, नंबर 2
राज्य के विषय पर भी यानी राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाता है। संसद को राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं। केंद्र सूची जिस पर केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची जिस पर राज्य बनाती है, और समवर्ती सूची जिस पर केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। ये 2 प्रकार के। तो नंबर 1 तो क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। नंबर 2 क्या हो जाएगा, नंबर 2 राज्य के विषय पर भी यानी राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाता है। दूसरी की अगर बात करेंगे हम, तो दूसरा जो है राष्ट्रपति के पास दूसरी शक्ति है वो है राज्य के अंदर अनुच्छेद 356 में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति महोदय को ये विश्वास हो जाए कि किसी भी राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, या तो राज्यपाल के द्वारा या किसी अन्य स्रोत के द्वारा। राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाए कि किसी राज्य का संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का उपयोग करके उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकता है। इसी को आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। फिर से समझ लें, अनुच्छेद 356 में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा या किसी अन्य स्रोत से यह ज्ञात हो जाए या विश्वास हो जाए कि किसी भी राज्य का शासन संविधान अनुरूप नहीं चल रहा है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वहां पर रूलर गवर्नमेंट जो शासन जो क्या कहते हैं वर्तमान में सरकार चला रही है, ऐसी सरकार को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। और इसके लिए भी राष्ट्रपति महोदय को संसद से अनुमति लेनी आवश्यक है। 2 माह के भीतर राष्ट्रपति को संसद से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। संसद से 6 माह के लिए अनुमति मिलेगी और 6 माह करके राष्ट्रपति अधिकतम इसको 3 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। आफ्टर 3 ईयर वहां पर चुनाव करवाने होंगे। ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र का विफल होना होगा। इससे नंबर 1, राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। नंबर 2,
विधानसभा को भंग या निलंबित राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा और विधानसभा भंग या निलंबित कर दी जाएगी। अब इसका प्रयोग कितनी बार हुआ, यह थोड़ा हास्य का विषय भी है कि भारत में इस आपातकाल का राष्ट्रपति द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किया गया, यानी लगभग अभी तक 125-26 बार आर्टिकल 356 का आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जा सकता है। और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य उत्तर प्रदेश और फिर सिक्किम का नाम। ये हमारे राष्ट्रपति महोदय की दूसरी आपातकालीन या संकटकालीन शक्ति हुई। ठीक है ना, क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति को किसी भी स्रोत द्वारा ये ज्ञात हो जाए कि राज्य का शासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार नहीं चल रहा है, राज्यपाल महोदय की रिपोर्ट के आधार पर या किसी अन्य स्रोत के आधार पर, तब राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं या निलंबित कर सकते हैं। इस कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति को संसद से कम 2 माह के भीतर अनुमति लेनी आवश्यक है। संसद एक बार में 6 माह के लिए उनको अनुमति देगा, 6 माह के भीतर उनको पुनः लेना पड़ेगा। ऐसा राष्ट्रपति महोदय 3 वर्ष के लिए अधिकतम अनुमति संसद से ले सकते हैं। 3 वर्ष के बाद वहां पर चुनाव करवाना ही पड़ेंगे। ये राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति हुई। अब हम तीसरी शक्ति की बात करते हैं। जो तीसरी शक्ति है राष्ट्रपति की, वो है वित्तीय आपातकाल या वित्तीय संकट। अनुच्छेद 360 ये वित्तीय संकट से आपको समझ में आ रहा है, ये साख का मामला है। राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, साख खतरे में है, या किसी क्षेत्र विशेष में या राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का उपयोग करता है और वहां पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। बच्चों, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश में आज तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। अगर मान लो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर भी दी जाए राष्ट्रपति के द्वारा, तो क्या हो जाएगा? ये भी अभी तक आप जो पढ़ते रहे हैं कि 352, 356, 356 यानी 352, 356, 360 ये 3 आपातकाल हैं। लेकिन आपातकाल के बाद होता क्या है, ये तो आप पढ़ लेते हैं कि आपातकाल बाह्य आक्रमण के कारण लगा दिया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने के बाद लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन, आर्थिक संकट की स्थिति होने पर। लेकिन उसके बाद होता क्या है, तो मैंने आपको बताया उधर कि उधर सबसे बड़ी जो बात है कि आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। राज्य के विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्यों को निर्देश दे सकती है। अगर संवैधानिक तंत्र का दूसरा राष्ट्रपति तंत्र का विफल होने या राष्ट्रपति शासन की बात की जाए, तो राष्ट्रपति केंद्र के पास शासन करने का वहां पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। और इसमें यदि बात करें तो वित्तीय आपातकाल में जो सबसे पहले आएगा वो ये होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों का या तो वेतन कम कर दिया जाएगा या पूर्णतः काट दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा इससे? नंबर 1, वेतन सबसे पहले इसमें वेतन भत्तों में कटौती कर दी जाएगी। इवन इसमें
राज्य और केंद्र सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ माननीय न्यायाधीशों के भी वेतन को कम कर दिया जाएगा या पूर्णतः काट दिया जाएगा। और नंबर 2, केंद्र आर्थिक मामलों में राज्य को निर्देश दे सकता है। ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हो गई। यदि राष्ट्रीय आपातकाल के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, अनुच्छेद 360 में इसकी व्याख्या की गई है, यदि इसमें अगर लगा दिया जाता है राष्ट्रपति महोदय द्वारा मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति के बाद, तो अब क्या हो जाएगा, राज्य कर्मचारियों का, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में या तो कटौती कर दी जाएगी या पूर्णतः उनके वेतन भत्तों को काट लिया जाएगा, जब तक ऐसी स्थिति निर्मित रहेगी। और नंबर 2, केंद्र राज्य सरकारों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकती है। इस प्रकार से आपने राष्ट्रपति की 3 संकटकालीन जो शक्तियां हैं वो आपने पढ़ी। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये शक्तियां और बहुत सरल भी हैं। तो आप एक बार हम एक लाइन में पुनः दोहराएंगे कि राष्ट्रपति के पास जो 3 वित्तीय वो हम क्या कहते हैं आपातकालीन शक्तियां हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय आपातकाल, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से राष्ट्रीय एकता अखंडता को जो खतरा पहुंच रहा हो, राष्ट्रपति का विश्वास हो जाए, तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत में इस प्रकार से 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाए गए हैं, 1962, 1971, 1975। इसमें जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है, तो इसमें सबसे बड़ा जो प्रभाव रहता है वो ये रहता है कि हमारे स्वतंत्रता का हनन कर लिया जाता है, यानी प्राण और दैहिक और क्या कहते हैं स्वतंत्रता के उसको छोड़कर हमारे सारे मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। दूसरा, किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, अनुच्छेद 356। और तीसरा जो है वो है वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत इसमें क्या कहते हैं व्यवस्था की गई है। लेकिन 360 हमारे देश में यानी राष्ट्रीय वित्तीय आपात हमारे देश में आज तक नहीं लगाया गया है। ये एक बहुत क्या कहते हैं गर्व का विषय है। हमें खुश होना चाहिए कि देश की शाख को बट्टा अभी तक नहीं लगा है। इस प्रकार से ये आपके सामने मैंने ये प्रस्तुत किए और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे और इसके साथ आप घर पर बहुत अच्छे पढ़ेंगे ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। कोविड के प्रोटोकॉल का अनुपालन करेंगे। घर पे अभी आपको पढ़ाई करना है। अभी आपकी बच्चों दोहरी जिम्मेदारी है कि टीचर का आपको निर्देशन स्कूल में प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपको स्वयं बगैर टीचर के अपने आप को अनुशासन में रह के घर में विषयवार पढ़ना है। जो राज्य सरकार के द्वारा निर्देश आ गए हैं, जो जो विषय में इकाइयों को काटा गया उनको आप अच्छे से देख लें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि अगली बार आपको किस विषय पर चर्चा करनी है, उसी विषय पर अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।